हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माई सेल्फ रिचा मिश्रा। आज जो हम चैप्टर 2 जो है आगे कंटिन्यू करेंगे अपना, जो हमारा था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें स्टेलिनिज्म हमने क्या जाना था कि स्टेलिन की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो स्टेलिनिज्म थी और किस प्रकार से उसने जो है आगे चल के कलेक्टिवाइजेशन को जो है अपनाया और उससे रिलेटेड जो है काफ़ी काम किए। लेकिन अब जो आज का हमारा वीडियो, इसमें हम देखेंगे कि जो कलेक्टिवाइजेशन को उसने अपनाया था स्टालिन ने, उसका क्या प्रभाव पड़ा था और जो है उसका मतलब उसके दौरान कलेक्टिवाइजेशन के समय पर क्या प्रॉब्लम्स सोसाइटी में देखने को मिली, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या रहेगा कि प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या बताया गया कि फ्रॉम 1929 पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इन कोलखोज एंड देन प्रॉफिट वाज शेयर्ड। 1929 में क्या हुआ कि जितने भी पीजेंट थे उनको ज़बरदस्ती उन्हें फोर्स किया जाने लगा कि वो कोलखोज में काम करें। अब ये कोलखोज क्या है? ये कोलखोज होता है कि मतलब कलेक्टिव फार्म, कलेक्टिव लैंड्स। मतलब क्या था? कलेक्टिवाइजेशन में क्या कहा गया था कि सारे ज़मीनें जो हैं, वो जो छोटी छोटी ज़मीनें सबके पास है, उन सबको जो है एक करके मिला दीजिए, कलेक्ट कर लीजिए एक साथ और फिर उसमें जो है खेती कीजिए। तो वही कहा गया, उसी को कोलखोज कहा गया है। तो लोगों से, किसानों को क्या कहा गया? उन्हें ज़बरदस्ती जो है फोर्स किया जा रहा था कि आपको जो है कोलखोज में काम कीजिए और उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होगा वो आप सब में जो है सभी लोगों में बांट दिया जाएगा। मतलब उसका गवर्नमेंट कुछ नहीं रखेगी अपने पास, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो जो भी प्रॉफिट होगा वो सब किसानों में बांट दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन होता क्या है कि किसान जो है इस चीज़ से खुश थे? नहीं थे खुश, बिल्कुल वो नाराज़ थे। तो एंड रेड पीजेंट्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक्स। अब जो किसान नाराज थे, गुस्से में थे इस चीज़ से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधा अथॉरिटी से कह दिया कि नहीं भाई, हमें आपकी बात नहीं माननी, हम इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और गुस्से में उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक्स। मतलब उन्होंने अपनी खेती जला डाली, अपनी फसलें जला डाली, साथ ही साथ अपने कैटल्स को मार डाला। और ये सब वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि उनके मन में एकदम आक्रोश था। उनका ये बस मानना था कि जो चीज़ हमारी नहीं है तो फिर वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती, उसको हम शेयर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के चलते, जो इस आक्रोश में जो है लोग जो है अपना ही नुकसान कर रहे थे, अपनी फसलों को जला रहे थे, खेतों को नुकसान कर रहे थे, अपने कैटल्स को मार डाल रहे थे। तो नेक्स्ट क्या होता है कि दोज हु रेजिस्ट कलेक्टिवाइजेशन वर सिवियरली पनिश्ड, मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। अब इसमें क्या कहा गया कि जो लोग रजिस्ट कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन को, मतलब कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ जो थे, उसके विपक्ष में जो लोग बोल रहे थे, उनको क्या किया? उन्हें बहुत ही बुरी तरह सरकार ने सज़ा दी और फिर उन्हें बहुतों को जेल में डाल दिया गया, कितनों को मार दिया गया, बहुत से लोग थे जो देश निकाला कर उठे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि पहले हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि रशियन जो पीजेंट थे वो नेचुरल सोशलिस्ट कहे जा रहे थे। तो अगर वो नेचुरल सोशलिस्ट थे तो आज ये इम्पोज क्यों कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि पहले वो अपनी मर्जी से कर रहे थे, अपनी मर्जी से। उनका नेचुरल सोशलिस्ट क्यों कहा गया था? वो अपनी मर्जी से सब इकट्ठे करके खेतों में काम करते थे और आपस में शेयर करते थे। तो वो नेचुरल, उस समय इस विचारधारा को अपनी मर्जी से कर रहे थे। लेकिन वही है कि जब आप, जैसे होता है ना घर पे, जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, आप अपनी मर्जी से 2 घंटा 3 घंटा या आधा घंटा पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो आप बड़े मन से अपनी मर्जी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब ज़बरदस्ती आपके गार्जियंस जो ज़बरदस्ती आपको हमेशा कहेंगे नहीं एग्ज़ाम से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो क्या होता है? आपको लगता है नहीं ज़बरदस्ती अब कितना पढ़ें हम, इसके चक्कर में क्या होता है कि हम ऊबने लगते हैं उसका, फिर हम उसको कह सकते हैं हम उसके मतलब खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं कि हमसे अब ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इतना हम पढ़ेंगे। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे था कि जब तक वो अपनी मर्जी से कर रहे थे तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जब सरकार उनसे ज़बरदस्ती कराने लगी तो उन्हें लगा कि भाई हमसे ज़बरदस्ती हो रही है और हम इसको नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सब इसका जो है इसका क्या कर रहे थे? इसके खिलाफ जो है बोल रहे थे राजा के, मतलब सॉरी, वो आपके जो कलेक्टिवाइजेशन को रजिस्ट कर रहे थे और उसके खिलाफ जो रजिस्ट करने वाले लोग थे उनको फिर जो है एग्जाइल कर दिया गया, मतलब जेल भेज दिया गया, कहीं देश निकाला कर दिया, ऐसी सजाएं दी गई। तो डिड द सिचुएशन इम्प्रूव्ड आफ्टर कलेक्टिवाइजेशन? अब कहते हैं कि ये सारे कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम्स करने के बाद क्या ये सिचुएशन सुधरी? तो आंसर क्या है आपका? नो, नहीं, अब भी वो चीज़ें नहीं सुधरी हैं।
In spite of all collectivization, production did not increase immediately. मतलब इतने सारे collectivizations के प्रोग्राम करने के बाद, कार्य करने के बाद भी अब भी जो है ये जो प्रोडक्शन था आपके फूड ग्रेन्स को लेके, ये अब भी जो है इमीडिएटली जो है इंक्रीज नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, चलिए देखते हैं आगे। तो प्रोडक्शन हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा था, उस मतलब इतने सारे प्रोग्राम जो है कलेक्टिवाइजेशन के ज़रिए जो है सरकार जो कर रही थी, बोल्शेविक पार्टी जो है आपकी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है कर रही थी, उसके बावजूद जो है वो क्यों नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा था। तो उसका ये था कि जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी हम नेचर के साथ नहीं लड़ पा रहे थे। मतलब क्या हो रहा था कि बैड हार्वेस्ट, लगातार बैड मौसम ख़राब, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी। लगभग 90 से 33 तक ना 30 से 33 तक जो है लगातार मौसम ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग बढ़िया नहीं हो रही थी, जिसका रिजल्ट क्या आया कि डिवास्टिंग फेमाइन की मतलब परिस्थिति बन गई। मतलब बहुत ही भयानक भूखमरी की स्थिति हो गई, जिसके चलते 40 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है वो भूखे मर गए। ऐसी कंडीशन ये सारी हुई। अब ये सारी कंडीशन होने का परिणाम क्या आया कि ड्यू ऑल दिस देयर वर क्रिटिसिज्म ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब ये जब स्थिति मतलब सोसाइटी में बनने लगी, तो इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार जिस प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रही थी, मतलब जो पंचवर्षीय योजनाओं की बात की थी कि हम एक प्लान्ड इकोनॉमी के हिसाब से चलेंगे, जो कलेक्टिवाइजेशन की बात की थी, इन दोनों ही चीज़ों का जो है लोग अब इस आलोचना कर लगे थे, इसको क्रिटिसाइज जो है वो करने लगे थे। अब जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उन्हें जो है क्रिटिक्स कहा गया। तो सच क्रिटिक्स वर चार्ज विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब हुआ क्या कि अब जो आलोचना कर रहे जो क्रिटिक्स थे, उनके ऊपर अब चार्जेस लगने लगे कि भाई अब वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो ये क्या चार्ज लगा कि आप जो है ये लोग देशद्रोही हो गए हैं, ये सोशलिज्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उसके विपक्ष में जो है वो बोल रहे हैं। तो इन सब का क्या परिणाम निकला कि जब इनके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगने लगा कि वो सोशलिज्म के खिलाफ हो रहे हैं, सोशलिज्म के खिलाफ ये लोग बगावत कर रहे हैं, उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन्हें क्या किया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ज़बरदस्ती जो है जेलों में बंद करने लगे, जिसमें लगभग कहा गया है इसमें 20 लाख से भी ज़्यादा लोग थे जो जेल में बंद कर दिए गए थे। और उनके साथ क्या हुआ कि मैनी वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस। मतलब उन्हें जेल में तो बंद जो किया गया तो किया ही गया, साथ ही साथ उनके साथ क्या हुआ, उनसे ज़बरदस्ती गलत स्टेटमेंट लिखवाया जाता था, उनसे अप्रूवल करवाया जाता था कि नहीं हाँ हम लोग जो है सोशलिज्म के खिलाफ जो है साजिश रच रहे हैं। ऐसे कन्फेशंस जो है वो करवाए जाते थे। और फाइनली क्या उनके साथ होता था कि फाइनली एग्जीक्यूटेड, मतलब ये सारे कन्फेशन करवाने के बाद उन्हें जो है फांसी दे दी जाती थी। मतलब सिंपल तरीका कि अपने दुश्मनों को सीधा रास्ते से हटा दो। तो इस प्रकार से जो है ये सिस्टम चल रहा था। तो अब तक हमने क्या देखा कि कलेक्टिवाइजेशन के समय में क्या प्रॉब्लम्स लोगों ने झेली है, क्या समस्याएं हुई थी। अब इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसका ग्लोबल लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो चलिए उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। मतलब यूएसएसआर और रशियन रेवोल्यूशन का पूरा ग्लोबल लेवल पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है। अब इसे हम देखें तो इसमें क्या कहा गया कि नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप वर ऑन सेम पोजीशन। मतलब कि सोशलिस्ट पार्टी जिस प्रकार से आपके यहाँ रशिया में बनी हुई थी आपकी बोल्शेविक पार्टी, उसी प्रकार से ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज का निर्माण हो रहा था, लेकिन वह सभी जो है बोल्शेविक पार्टी के समान काम नहीं कर रही थी। मतलब जिस प्रकार से बोल्शेविक पार्टी का ये जो रशियन पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिस प्रकार से अब एक्ट करती गवर्नेंस कर रही थी लोगों के ऊपर, उस प्रकार से सेम कंडीशन जो है बाकी पार्टियों का नहीं था। इसमें क्या बताया गया कि द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वॉज ड्यू टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स स्टेट। मतलब जो अन्य पार्टियां थी या जो आपकी सोशलिस्ट पार्टी थी वो किस की चीज़ के आधार पे जो है सपोर्ट करते हुए ये खड़ी हुई थी, सोशलिज्म की विचारधारा को कैसे सपोर्ट कर रही थी ये पार्टियां। उनका ये मानना था कि जब सोशलिज्म की बात की गई थी तो उसका मेन आधार ही क्या था कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वर्कर स्टेट, यानी कि उन्होंने शुरुआत में ये बात हुई थी कि वर्कर्स का पूरा स्टेट बने। मतलब स्टेट जो होगा, जो कंट्री जो होगी वो वर्कर्स के ऊपर आधारित होगी। मतलब इसे बनाने वाले, इसे प्रॉफिट करने वाले कौन है, आपके वर्कर्स हैं।
पीजेंट्स हैं तो उनका विकास किया जाएगा। इस बात को मतलब कैसे इस संभावना को कि एक दिन ऐसा होगा कि जब सारा पूरी वर्ल्ड जो है या स्टेट जो है वो वर्कर्स के हाथों में होगा, उनके कंट्रोल में होगा, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कौन? सोशलिज्म के विचारधारा को रखने वाले लोग। मैनी कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, इसके चलते जो है बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बन रही थी, अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बन रही थी, हमारे भारत में भी बनी या अन्य देशों में भी बनी है। और क्या हो रहा था कि बोल्शेविक्स ऑल्सो एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक पार्टी ने जो भी अभी तक काम किए थे उसका एक प्रभाव तो ये जरूर था कि उसने अपने कॉलोनियल जो कॉलोनीज थी, उन सभी कॉलोनीज में जो देश थे उन सभी को इंस्पायर कर दिया था कि वो उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को भी फॉलो करें। मतलब वो भी देखें कि किस प्रकार से कि हमने जो है रेवोल्यूशन को लाया और कितना चेंजेस यहाँ हमारी कंट्री में आया, इस चीज़ को आप भी फॉलो कीजिए। और इस चीज़ से बहुत से लीडर्स जो है फॉलो हुए। जैसे हमारे भारत की ही बात की जाए तो हमारे भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके एम.एन. रॉय जो हैं, वो लोग भी रशिया गए थे और वहाँ की कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत ही प्रभावित भी हुए थे। तो उसी प्रकार से अन्य देश के नेता भी जो है, अन्य देश के लोग भी जो है काफ़ी प्रभावित हुए हैं उससे, जिसके चलते कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ के सारे लोगों के द्वारा जो है कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं। और उसके बाद कॉमेंटन के द्वारा भी जो है मीटिंग्स वगैरह होती थी। ये कॉमेंटन क्या होता था कि वो पूरा इंटरनेशनल प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर्स जो थे उन लोगों की ग्रुप की भी हमेशा मीटिंग्स वगैरह होती रहती थी इन सारे मुद्दों को लेके। अब इन सब चीज़ों के चलते क्या हो रहा था कि बोल्शेविक पार्टी के द्वारा किए गए जितने भी आइडियोलॉजीज थी वो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, काफ़ी उसका अच्छा इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिल रहा था बाकी देशों के ऊपर। तो एजुकेशंस इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। अब इन सारी चीज़ों जो इतना अच्छा ग्लोबल इम्पैक्ट था, इतना अच्छा मतलब इन्फ्लुएंसेस हो रहा था, उसके चलते क्या हुआ कि अब दूसरे देशों से जो ईस्टर्न का जो आपकी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो है लोग जो है अब हमारे यानी कि यहाँ की रशिया में यूएसएसआर में जो है क्या करने आ रहे थे, अब एजुकेशन लेने आ रहे थे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे लोगों को सोशलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता था। इन सारी चीज़ों का एजुकेशन लेने अब लोग आने लगे थे। बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रक्चर। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि जो रशिया थी उसकी स्थिति काफ़ी सुधरने लगती है, वो काफ़ी मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते देखा जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है और सोशलिज्म की उसने एक अलग ही विचारधारा पूरे वर्ल्ड को दिखाई है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका एक अलग ही इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। और वो इम्पैक्ट इसका रहा सोशलिज्म का, जो कि खास तौर पे रशियन रेवोल्यूशन के बाद प्रारंभ हुआ आपके यहाँ पे रशिया में। फिर आगे क्या होता है, तो आगे क्या होता है इसमें क्या बताया गया, देखिए कि हाउ एवर बाई 1950s इट वॉज एब्जॉर्ब दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडल्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। मतलब 1950s तक क्या देखने को मिला कि बहुत से क्या जो है अलग अलग पार्टीज जो थी वो ये ऑब्जर्व कर रही थी, ये देख रही थी, सब लोग देख रहे थे कि जिस प्रकार से यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी, जिस हिसाब से वो गवर्नेंस कर रही है, वो अब समझ लीजिए एक हिसाब से वो रशियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को बिल्कुल अलग हो गई है उससे। मतलब कहने का कि हम दूसरी हिसाब से समझें कि रशियन रेवोल्यूशन का बेस क्या था कि वर्कर्स को, पीजेंट्स को, गरीबों को जो है हम उभारेंगे, उनकी स्थिति में सुधार लाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगी। तो लेकिन अब जो गवर्नमेंट बनी है, वो हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, वो जिस हिसाब से गवर्नेंस कर रही है वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि रिप्रेसिव तरीके से ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर जो है दबाव डाल के काम करा जा रहा है। वो जो है जो हम विकास देखना चाहते थे पीजेंट्स को लेके या वर्कर्स को लेके, ये चीज़ अब देखने को नहीं मिल रही है। और ये चीज़ सब 1950s तक लोग एब्जॉर्व कर रहे थे। तो नो डाउट ए बैकवर्ड कंट्री had begun a great powers, industrial and agriculture had developed and the poor were being fed। अब अगर बात की जाए
कि भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, मान रहा है कि सही से नहीं हो रहा था, कि भाई गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही थी, ये बात मानते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले कंट्री की क्या कंडीशन थी, बहुत ही पिछड़ी हुई थी, बहुत ही गरीब था ये रशिया। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जब रशियन रेवोल्यूशन भी हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कंट्री की कंडीशन जो है काफ़ी बेटर हो गई। हम कह सकते हैं इसे यूएसए के लगभग ये बराबर होने लगी थी। मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिला, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ की स्थिति काफ़ी सुधार हो गया। नेक्स्ट क्या कहा गया कि बट it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its development project through repressive policies। मतलब सरकार ने सुधार तो लाया, मतलब यहाँ की परिस्थितियाँ सुधरी, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हुए, लेकिन सरकार ने इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को अपनाया है, जिसकी वजह से आम नागरिकों की जो फ्रीडम्स थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आई। मतलब आपसे सारा हक आपसे छीन लिया गया, लेकिन जो है आपको कहने के लिए कि आपके हित में सारा काम किया जा रहा है, आपका विकास किया जा रहा है, लेकिन आपको किसी प्रकार की आज़ादी नहीं है। तो यही सेम परिस्थिति जो है यहाँ पे हुई। नेक्स्ट क्या कहता है कि देयरफॉर द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिनाइड। अब इन सारी चीज़ों के कारण, किन चीज़ों के कारण, मतलब रिप्रेसिव पॉलिसीज़ अपनाने की वजह से जो लोगों के इंडिपेंडेंस थे, जो फ्रीडम था, वो ख़त्म हो चुका था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएसएसआर का एज ए सोशलिस्ट कंट्री के रूप में जो एक कह सकते हैं हम एक फॉर्मेशन था, जो एक ढांचा था उनका, जो एक स्वरूप था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब अब लोग जो है इस हिसाब से नहीं समझते कि नहीं भाई यूएसएसआर जो है बहुत ही अच्छा और सोशलिस्ट कंट्री है, वहाँ पे हर तरीके से लोगों को सपोर्ट किया जाता है, और वहाँ जो है वर्कर्स हो या पीजेंट्स हो, सब जो हैप्पीली लाइफ जो है वो जी रहे हैं। ऐसा नहीं था। अब लोग जो है समझ चुके थे कि भाई वो भले ही कम्युनिस्ट कंट्री बनी है, सोशलिस्ट सोसाइटी वहाँ पर बनी, लेकिन वहाँ पर रिप्रेसिव तरीके से लोगों के ऊपर पॉलिसीज़ लगा के वहाँ पर ग्रोथ किया गया, डेवलपमेंट हुआ, और वहाँ पर लोगों का जो है फ्रीडम, एसेंशियल फ्रीडम जो वगैरह सब छीन लिए गए हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि एक जो नया स्वरूप सामने आया यूएसएसआर का, वो क्या था कि अब वो जो है एक अच्छी सोशलिस्ट जो है कंट्री या सोसाइटी जो है नहीं प्रूफ हो रही थी, उसका रेपुटेशन पूरा ख़त्म हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद हाउएवर द सोशलिस्ट आइडियाज़ स्टिल एंजॉय द रेस्पेक्ट एमंग पीपल्स। लेकिन इसके बावजूद जो सोशलिस्ट विचारधारा थी वो अब भी जो है लोगों के बीच एक अलग वैल्यू रखती थी, उसे लोग जो है आज भी उसे सपोर्ट करते थे। मतलब सोशलिस्ट विचारधारा को तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से सोशलिस्ट विचारधारा को ज़बरदस्ती लोगों पे डाला गया यूएसएसआर में, उस चीज़ का लोग जो है विद्रोह करते थे, उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सोशलिस्ट विचारधारा को लोगों में अब भी जो है वो पूर्ण रूप से सपोर्ट मिल रहा था। तो इसके साथ साथ जो है हमारा ये जो टॉपिक है ये भी ख़त्म होता है, और ये जो सेकंड चैप्टर था हमारा हिस्ट्री का, जिसका नाम था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, वो चैप्टर भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है हमारा। अब जो है हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ इसे स्टार्ट करेंगे। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और अपने वैल्यूबल कमेंट भी दीजिए। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको कैसे मिल पाएंगे। तो इसे ज़रूर कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।